एक दूसरे की सरहद पर वाक़ दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमलों के बाद अब ईरान और पाकिस्तान बढ़ती कशीदगी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जुमे को दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने फोन पर बात की है और हालात को मामूल पर लाने के लिए इत्तेफाक जाहिर किया। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के कारगुजार वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और उनके ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बीच दहशतगर्दी को लेकर एक इत्तेफाक राय कायम हुई है और दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि आपसी फिक्र के दूसरे पहलुओं पर मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दोनों ममालिक के सफीरों की अपनी अपनी राजधानियों में वापसी पर भी चर्चा की है। दरअसल पाकिस्तान ने बुध को तेहरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया था और कहा था कि ईरान में अपने घर गए सफीर को इस्लामाबाद लौटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी बीच दोनों ममालिक के बीच रिश्तों को कायम रखने के लिए पाकिस्तान के कारगुजार वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक कक्कड़ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें मुल्क के आर्मी और दूसरे खुफिया चीफ को भी बुलाया गया। अफसरान ने कहा कि ईरान एक भाईचारे वाला पड़ोसी है और दोनों ममालिक के बीच मौजूद दूसरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक दूसरे की सिक्योरिटी के मुतालिक फिक्र को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तेहरान और इस्लामाबाद दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि वो सरहदों के पार पनाह लिए हुए अपने घरेलू दहशतगर्दों पर हमला करें। आपको बता दें कि ईरान ने मंगल को पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में जैश उल अदल तंजीम से जुड़े 2 ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए थे, जिसके जवाब में अगले दिन पाकिस्तान ने ईरानी इलाकों में मिसाइल हमले शुरू किए और ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत इस हमले में हुई। तो वहीं इन बिगड़ते हालात ने चीन के साथ साथ अमेरिका और यूएन का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद सभी ने दोनों ममालिक से अमन और सब्र से काम करने की अपील की थी। हालांकि कहा जा रहा था कि कहीं ये कशीदगी बढ़ तो नहीं जाएगी, लेकिन इसका कम ही इम्कान जाहिर किया जा रहा था और वही होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ गए हैं। राजन कोचर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजन जी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये मामला बहुत ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर दोनों ममालिक में से कोई भी एक बात करने पर राजी नहीं होता तो ये देखने को मिलता, लेकिन पाकिस्तान ने वक्त रहते यहाँ पर सूद हासिल की। देखिए, अभी एक एश्योरेंस दी है, बातचीत शुरू हुई है और एक टेंशन वाली सिचुएशन को डिफ्यूज किया गया है, बट प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। सो ये जो ग्रुप्स हैं जो इसको बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और खास तौर पे जैश अल-अदल, ये जो अपने आप को आर्मी ऑफ जस्टिस बुलाता है, 2012 से ये ग्रुप वहां पे एक्टिव है और ये आईसिस के साथ इसके बहुत अच्छे लिंक्स हैं इस ग्रुप के। और बेसिकली अगर आप इस ग्रुप की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये एक सऊदी बेस्ड अल्ट्रा कंजर्वेटिव सलाफी ग्रुप है जो ईरान को तकलीफ इसलिए दे रहा है क्योंकि ईरान और सीरिया के प्रेसिडेंट के रिलेशन अच्छे हैं, तो वो एक जो उस टाइप की एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। तो और ये पाकिस्तान में इसको सपोर्ट मिलती है बिकॉज इसमें ड्रग्स कार्टेल भी काफी इन्वॉल्व है, बिकॉज पाकिस्तान ईरान से भी काफी ड्रग स्मगलिंग होती है और वो पूरा बलूचिस्तान का जो एरिया है अफगानिस्तान के साथ भी है, वहां से भी ड्रग कार्टेल आते हैं और उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो ये प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है। आज पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि हम बातचीत करके करेंगे, ये बातचीत से नहीं होगा, इनको एक्शन लेना पड़ेगा। इनको जितने भी इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में और पीओके में, और स्पेशली ये जैसे हमारे कश्मीर के अगेंस्ट भी ये पीओके में इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो ये एक इसको पनाह की जगह एक्चुअली बन चुकी है पाकिस्तान में कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वर्ल्ड के आज तो वहां से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और वो इसलिए ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि उनको आईएसआई की पेट्रोनेज है। तो जब तक ये मामला आप पाकिस्तान मिलिट्री के साथ भी इसको डिस्कशन की बहुत जरूरत है और ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अभी तो सिचुएशन डिफ्यूज कर दी है, बट आने वाले वक्त में जब पाकिस्तान के इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को और मैं होप करता हूं कि इलेक्शन को पोस्टपोन ना किया जाए, तो वो ये
प्रॉब्लम को रेजोल्यूशन इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ईरान का इसको फिर हमला आता है। बिल्कुल, यानी ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में आने वाला पीएम जो होगा उनका डिसीजन क्या होगा और किस तरह से ईरान से बातचीत की जाएगी, उस पर भी काफी तवज्जो रहने की जरूरत होगी इस वक्त। बिल्कुल जी। अगर आप अगर आप इसको अगर आप डालें तो पाकिस्तान ईरान से पिछले साल $837.62 मिलियन का पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है। इतना जो तेल है पाकिस्तान का वो ईरान से आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, आयरन एंड स्टील आता है, लेदर आता है, फ्रूट्स आते हैं, कॉफी आती है। तो ये जब इतनी सारी जो इकोनॉमिक एड या इकोनॉमिक ट्रेड मैं इसको बोलूंगा, अगर पाकिस्तान और ईरान का हो रहा है तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो खत्म कर देगा अगर ये ईरान के साथ झगड़ा करेगा। तो जो नए वाले जो भी वहां पे हुकूमत आएगी उसको इस चीज को गहराई में सोचना पड़ेगा, और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको पाकिस्तान में अभी टाइम आ गया है। आज पाकिस्तान के अगेंस्ट ईरान हो गया है, आज पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान हो गया है, आज पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया है। तो अब अगर पाकिस्तान अपनी इंटरनल पॉलिसीज को नहीं सुधारेगा तो पाकिस्तान का बिल्कुल सर्वाइवल करना ही मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और जिस हितधर्मी देखी जाए, जिस तरह से ईरान के अटैक का जवाब दिया गया, कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो किस तरह के हालात से गुजर रहा है। अगर इसी तरह से वो सभी मुल्कों से रिश्ते खराब करता जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे सोचना भी पड़ेगा। राजन जी, आपका बहुत शुक्रिया तफसील से बातचीत करने के लिए।